नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। इस वक्त हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश आम आदमी पार्टी के प्रभारी, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद और दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड संजय सिंह साहब। संजय सिंह जी, हिंदी खबर पर आपका मैं स्वागत करता हूं और बधाइयों के साथ संजय भाई आपका स्वागत कर रहा हूं कि नई नवेली पार्टी और इतनी शानदार कामयाबी। जी, आपको नमस्कार अतुल जी और आपके दर्शकों को नमस्कार। निश्चित रूप से इस पंचायत के चुनाव में आम आदमी पार्टी को जिला पंचायत में 83 सीटें, ग्राम प्रधान के चुनाव में 300 सीटें और बीडीसी के 232 सदस्य मिले हैं। 40 लाख मतदाताओं ने आम आदमी पार्टी के प्रति अपना भरोसा जताया है। तो इसको उभरे हैं इस पंचायत चुनाव में जी। इसके लिए प्रदेश की जनता का हृदय से आभार। ये वक्त जश्न मनाने या जुलूस निकालने का नहीं है, बल्कि जो हमारे जीते हुए प्रत्याशी हैं या हारे हुए प्रत्याशी हैं, हम सब अब उत्तर प्रदेश को इस मुसीबत की घड़ी में लोगों की सेवा करने का, उनकी मदद करने का काम करेंगे। देश की सबसे पुरानी पार्टी संजय भाई, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, उसको आपने पीछे धकेल दिया और आप कांग्रेस के आगे आकर खड़े हो गए। ये अपने आप में एक बड़ी कामयाबी के तौर पे मैं इसको देखता हूं। हालांकि वो दूसरी बात है कि कांग्रेस को एक डूबता हुआ जहाज कहा जा रहा है। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस जहां जहां चुनाव लड़ रही है वहां वहां वो अपना घर नहीं बचा पा रही है। और उत्तर प्रदेश में नई नवेली आम आदमी पार्टी ने आपके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को यहां पर भी पीछे धकेल दिया। इसको राजनीतिक तौर पर आप कितनी बड़ी कामयाबी के तौर पर लेते हैं? देखिए, इसकी बड़ी वजह है अतुल जी, मुझे लगता है कि जो दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी का जो मॉडल है, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री चिकित्सा, फ्री शिक्षा, अब उत्तर प्रदेश की जनता ने ये मान लिया है कि हमें शमशान नहीं चाहिए, हमें अस्पताल चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, हमें फ्री बिजली चाहिए, हमें फ्री पानी चाहिए, बुनियादी जरूरतें हमारी पूरी होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं उस बात का असर पूरे चुनाव में हम लोगों ने दिल्ली मॉडल की भी चर्चा की, एक नई राजनीति की चर्चा की। और पिछले 1 सालों में जो हमारे कार्यकर्ताओं ने लाठियां खाई, जेल गए, 14 मुकदमे योगी जी ने मेरे ऊपर लगा दिए, मेरे पार्टी का दफ्तर बंद करवा दिया, जितना उत्पीड़न उनसे बन सकता था उन्होंने किया। तो उसके कारण से मुझे लगता है कि जनता में संदेश गया कि नहीं, एक ऐसी पार्टी जो लोगों के लिए लड़ भी रही है और बेहतरीन काम दिल्ली में करके केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिखा रही है, उसका साथ हमें देना चाहिए। और ये हम सब के लिए बिल्कुल अपेक्षा से कहीं ज्यादा परिणाम है। आप योगी जी के ऊपर व्यक्तिगत तौर पे टारगेट क्यों करते रहे हैं? आप कहते हैं योगी जी ने आपके दफ्तर बंद करा दिए, योगी जी की सरकार ने आपका उत्पीड़न किया। अरे सर, तो आपने भी तो कुछ नहीं बाकी रख छोड़ा ना। चाहे ट्विटर हो, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे जनसभाएं हो, रैली हो, रोड शो हो, आपने पानी पी पी कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को जिस तरीके से कोसा है, तो वो भी आपने भी कमी नहीं छोड़ी संजय भाई। एक भी मुद्दा मैंने योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ कभी भी गलत नहीं उठाया। अच्छा, अगर 3 बार के लोकप्रिय विधायक निर्वेंद्र मिश्रा जी की नृशंस हत्या होगी, तो उसका मामला उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? अगर कोविड के दौरान लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे होंगे, अगर कोविड के दौरान लाशों की कतारें शमशानों में लगी होंगी, घंटों घंटों तक लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, इसका मुद्दा उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? अगर 8 पुलिस के जवान डिकरू कांड में शहीद होते हैं, उनका मुद्दा उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? अगर एक व्यापारी की 302 करके उसकी हत्या करवाने का काम उत्तर प्रदेश में एसपी करेगा और वो फरार रहेगा, तो ये मुद्दा उठाना चाहिए। मैं समझता हूँ 69,000 शिक्षकों की भर्ती में जो घोटाला हुआ, वो मुद्दा उठाना चाहिए। एक भी मुद्दा अतुल जी मैंने कोई भी मुख्यमंत्री जी के उन हालातों के मुताबिक लोगों की आवाज को उठाने का काम किया, उसकी लड़ाई लड़ने का काम किया। 14 मुकदमे आप लिख रहे हैं मेरे ऊपर, राष्ट्रद्रोह आपने मेरे ऊपर लगा दिया, आप जेल भेजने के लिए एकदम उतावले। आपकी राजनीतिक सोच क्या है? आप उत्तर प्रदेश के अंदर जो ऑक्सीजन की डिमांड करेगा, एक डिक्की अग्रहरी जो अपनी पत्नी का गहना बेच के लोगों को ऑक्सीजन मुहैया करा रहा है, उस पर आप FIR लिख रहे हैं। और ये मुद्दा अगर हम उठाते हैं तो हम गुनहगार हैं।
अगर सच बोलना गुनाह है, अपराध है, उसके तो आप लिखिए। मैं आपको रोक नहीं सकता कि आप सत्ता में हैं, आप ताकतवर हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो जायज बातें हैं, हर राजनीतिक व्यक्ति का, वो अपोजिशन में अगर है या सत्ता पक्ष में भी है, तो जायज बात उठाने का उसका धर्म है, ये काम करना जी। काम मैंने किया, कोई मैंने अनावश्यक आरोप मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के ऊपर नहीं लगाया, बल्कि जो सच था वही बोलने का था। जी संजय भाई, लगातार जो अब राजनीति के पंडित हैं वो आपकी बढ़ती हुई शक्ति की सराहना तो कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि आप जितना मजबूत होंगे भारतीय जनता पार्टी को आप फायदा पहुंचाएंगे। हमने कहा अरे भाई कैसे? तो बोले भैया अगर आम आदमी पार्टी मजबूत होती है तो वो वोट किसके काटेगी? वो वोट काटेगी कांग्रेस के, सपा के, बसपा के, आरएलडी के, और इससे सीधे तौर पे बीजेपी को फायदा होने की पूरी उम्मीद है। इस पर आपका क्या टेक है सर? जहां हमारे एक राज्य बता दीजिए जहां हमारे मजबूत होने से बीजेपी को फायदा होगा हो। दिल्ली में अगर 3 बार से लगातार सफाया किसी पार्टी ने किया है भारतीय जनता पार्टी का, तो उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। उत्तर प्रदेश में भी इस पंचायत चुनाव के परिणाम आप देखिए। आज भारतीय जनता पार्टी कहां पहुंच गई, कितने बड़े बड़े दावे कर रहे थे। इस महामारी में भी उन्होंने चुनाव कराया, चुनाव में तमाम धांधलियां कराई, बावजूद उसके आज बुरी तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में हारी है। और ये संकेत दिया है उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने कि अब हमें काम की राजनीति चाहिए, अब हमें जाति धर्म की राजनीति नहीं चाहिए, अब हमें बड़बोलापन नहीं चाहिए, बल्कि जमीनी सच्चाई चाहिए। आप उत्तर प्रदेश में गाय के लिए ऑक्सीमीटर का इंतजाम कर रहे हैं, कीजिए, लेकिन मनुष्य के लिए क्या है, इंसान के लिए क्या है? एक बेटा आगरा में अपनी माँ के लिए सिलेंडर मांगते हुए पुलिस वाले के सामने अपना मुझे लगता है कि अब उस बड़बोलेपन की राजनीति का समय गया। अब वास्तविकता, जमीन पे लोग काम चाहते हैं। हम अपना काम लोगों को बता रहे हैं। हम अपने मॉडल का, केजरीवाल मॉडल का, दिल्ली मॉडल का प्रचार कर रहे हैं। शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बिजली की, पानी की बात कर रहे हैं, और उनको जाति धर्म की जो बात करना है वो करते रहे। तो अब ये परीक्षा का समय है कि कौन सी राजनीति जीतेगी, काम की राजनीति जीतेगी या बड़बोलेपन और जाति धर्म की राजनीति? नहीं तो हर चीज फ्री कर देंगे सर, बिजली फ्री, पानी फ्री, रहना फ्री, आना फ्री, जाना फ्री। अगर सब कुछ आप फ्री कर देंगे तो फिर आदमी काम क्यों करेगा? आदमी काम नहीं करेगा तो तरक्की कैसे होगी सर? ये जो फ्री वाला मॉडल है ये लोक लुभावन हो सकता है, चुनाव जीता जा सकता है इससे, लेकिन ये लॉन्ग सस्टेनेबल नहीं है सर। अतुल जी, दिल्ली में भी उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं, दिल्ली में भी बिहार के लोग रहते हैं, हिंदी भाषी लोगों से दिल्ली भरा पड़ा हुआ है। पूरे देश के लोग दिल्ली में रहते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ के लोग मेहनती नहीं है, काम नहीं करते? लेकिन बुनियादी जरूरतें अगर आप लोगों की नहीं पूरा करते, अगर आप लोगों को बिजली देते हैं, मुफ्त पानी देते हैं, मुफ्त शिक्षा देते हैं, मुफ्त चिकित्सा देते हैं, तो उनकी मौलिक जो जरूरतें हैं उसको आप पूरा करते हैं, और उनके जेब में जो पैसा बचता है उससे वो बाजार की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं, उससे बाजार की अर्थव्यवस्था पे वो अपना सहयोग देते हैं। आज अगर एक गरीब आदमी जो 15,000 रुपए महीने ऑटो चला के कमाता है, क्या उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलने का अधिकार? क्या उसको 5,000 7,000 रुपए बिजली के बिल में खर्च करना चाहिए? उसमें राहत नहीं मिलनी चाहिए उसको? क्या उसको पानी के बिल में अपना पैसा खर्च करना है? अरे भाई, ये तो बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, ये 4 मौलिक जरूरतें इंसान की है। अगर वो लोगों को निःशुल्क देकर भी हम दिल्ली का बजट मुनाफे का बजट ला रहे हैं, तो इसमें तो केजरीवाल जी की तारीफ होनी चाहिए, केजरीवाल मॉडल की तारीफ होनी चाहिए कि हमने 32,000 करोड़ का बजट बढ़ा के 65,000 करोड़ पहुंचा दिया और इतने सारे काम भी किए। इसका मतलब जो टैक्स का पैसा जनता का होता है वो दुरुपयोग किया जाता है, भ्रष्टाचार किया जाता है। अगर उसका सदुपयोग किया जाए, उसको स्वास्थ्य में, शिक्षा में, बिजली में, पानी में, महिलाओं को बस की फ्री यात्रा में खर्च किया जाए, तो सारी सुविधाओं को देने के बावजूद आपकी गवर्नमेंट मुनाफे में रह सकती है और लोगों को आप शक्तिशाली बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं, और सही मायने में, दिखावटी नहीं, सही मायने में आत्मनिर्भर बना। जी संजय भाई, लेकिन दिल्ली और उत्तर प्रदेश की कोई तुलना नहीं की जा सकती है। दिल्ली इतना सा है, इतना छोटा सा प्रदेश है। मैं बांदा जनपद का निवासी हूं और दिल्ली बांदा जनपद से भी छोटा है। अब जब इतना एक प्रदेश जो एक जनपद से छोटा हो सर, और एक 75 जनपदों वाला इतना जंबो प्रदेश,
मैं उत्तर प्रदेश को जम्बो प्रदेश कहता हूं साहब, 25 करोड़ की पॉपुलेशन है। आप दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते हैं। बता रहा हूं, इसका भी सच बता रहा हूं। पहली चीज तो दिल्ली क्षेत्रफल की दृष्टि से कम होने के बावजूद आबादी की दृष्टि से बहुत बड़ा है। 2 करोड़ की आबादी लगभग यहाँ पे है। हाँ। क्षेत्रफल की दृष्टि से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बांदा से भी कम होगा। हाँ। लेकिन अगर आप बजट की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश 5.5 लाख करोड़ रुपए का बजट लेके चलता है। हम 60,000-65,000 करोड़ रुपए का बजट लेके चलते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ से 9 गुना 10 गुना ज्यादा उत्तर प्रदेश का बजट है। पहली बात तो अगर जो काम आप दिल्ली में कर सकते हैं वो 9 गुना ज्यादा बजट वाले, 9 गुना ज्यादा बड़ी आबादी, 10 गुना ज्यादा बड़ी आबादी वाले उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं। भाई अगर उत्तर प्रदेश की आबादी ज्यादा है तो उत्तर प्रदेश का बजट भी ज्यादा है, उस बजट का सदुपयोग नहीं होता, उसमें भ्रष्टाचार होता है। अस्पतालों में आप जाइए तो डॉक्टर की कुर्सी पे कुत्ता बैठा हुआ मिलता है। आप ही लोग चलाते हैं चैनल पे अपने, हम देखते हैं। मिर्जापुर के अंदर जो है मिड डे मील में नमक रोटी दी जा रही है बच्चों को। तो इसमें बजट का अभाव कहाँ है? हर काम के लिए बजट अलॉटेड है, लेकिन उस बजट का सदुपयोग नहीं होता, उसका दुरुपयोग होता है। अगर एक ईमानदार और अच्छी सरकार होगी, अगर एक सही सोच की सरकार होगी तो निश्चित रूप से जनता की हित की योजनाएं, उनके पैसे, उनके टैक्स के पैसे उनके काम में, उनके उपयोग में लगाए जा सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है। क्या दिल्ली में पहले सरकारें नहीं थी? पहले भी सरकारें थी, लेकिन स्कूलों की हालत क्या थी? मकड़ी के जाले लगे हुए होते थे। जब केजरीवाल जी की सरकार बनी, मनीष सिसोदिया जी और केजरीवाल जी जब दौरा करने जाते थे, उन मकड़ी के जालों वाले स्कूल में अतुल जी आज एयर कंडीशन कमरे बच्चों की पढ़ाई के लिए बने। वहां पर स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ, वहां पे वर्ल्ड क्लास एथलीट ग्राउंड बने, वहां पे एस्ट्रोटर्फ के हॉकी ग्राउंड बने हैं। आज इतना बड़ा परिवर्तन, इतना अच्छा काम हमने, मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल जो हमारा, 200 तरह की जांच वहां फ्री होती है, अल्ट्रासाउंड फ्री होता है, मुफ्त में दवाएं मिलती हैं, मुफ्त में इलाज होता है। तो ये सारी चीजें सरकार कर सकती है, उसकी नीयत होनी चाहिए। बजट की कमी उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं है। आबादी भले ही ज्यादा हो, उन सारे लोगों को सभी सुविधाएं जो दिल्ली में मुहैया है वो यूपी में भी कराई जाती है। जी अच्छा, मुझे बताइए उत्तर प्रदेश में अभी इस वक्त जो कोरोना के हालात चल रहे हैं, जिससे लगातार सरकारी मशीनरी जूझ रही है, तमाम सरकारी इंतजाम किए जा रहे हैं, गैर सरकारी लोग, हमारे आप जैसे लोग भी जो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं ताकि लोगों की जिंदगानियां बचाई जा सकें। क्या कुछ और है जिसकी कमी है जो पूरा किया जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी जरूरत है एफर्ट, कोशिश। आप एक चैनल चलाते हैं, अपने माध्यम से भी आप कोशिश करते हैं, हेल्पलाइन नंबर जारी करते हैं, इनकी मदद करो, उनकी मदद करो, यहाँ ये अव्यवस्था हुआ, उसको आप उजागर करने का काम करें। इसको डील करने का 2 तरीका है। एक तरीका यह है कि या तो अतुल अग्रवाल पे मुकदमा कर दिया जाए क्योंकि उन्होंने ऑक्सीजन कमी का मामला दिखाया। दूसरा तरीका यह है कि उसमें आगे बढ़ के उसका समाधान किया जाए। एक तरीका तो यह है कि शमशान को आप ढक दें, और दूसरा तरीका यह है कि शमशान में लाशें न पहुंचे, इसका आप इंतजाम, उनकी जानें बचाने की कोशिश। सवाल सबसे बड़ा यही है उत्तर प्रदेश में, कहीं सरकारी मशीनरी काम करते हुए दिखती नहीं, कहीं मुख्यमंत्री दौरा करते हुए नहीं दिखते, कहीं उनके मंत्री दौरा करते हुए नहीं दिखते, कहीं कोई एफर्ट करते। हमारे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी के पिताजी की का निधन हुआ, उनका देहांत हुआ, दूसरे दिन वो हॉस्पिटल दौरा कर रहे हैं, वो लोगों की मदद के लिए निकल के काम कर रहे हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे उप मुख्यमंत्री, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी चैनल वालों ने उठाया, मुख्यमंत्री जी ने लगातार उठाया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह गुहार की। तो आपको कहीं ना कहीं एफर्ट करते हुए दिखना चाहिए। जब आप यही मान के चलेंगे और अपने टीवी इंटरव्यू में कहेंगे उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं, उत्तर प्रदेश में एक भी बेड की कमी नहीं, तो जब आप इतने आत्ममुग्ध हैं कि किसी चीज की कमी ही नहीं है, तो इसका मतलब आप समस्याओं पर धृतराष्ट्र बन के आंख पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। उससे रूबरू होइए, उसका सामना कीजिए और उसके समाधान की कोशिश कीजिए। निश्चित रूप से समाधान निकलेगा। सरकार बहुत बड़ी चीज होती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास और उत्तर प्रदेश के प्रशासन के पास असीम संसाधन, और वो सबकी मदद करने में सक्षम है, लेकिन उसके लिए नियत होनी चाहिए, प्रयास होना चाहिए। सबसे आखिरी सवाल,
आम आदमी पार्टी के जो कदम मजबूत होते जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, इन दोनों ही प्रदेशों को मैं बहुत नजदीक से कवर करता हूं, मैं देख रहा हूं दोनों ही जगहों पे, वहां दिनेश मोहनिया की सरपरस्ती में, यहां संजय सिंह आपकी सरपरस्ती में। मैं समझना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर आम आदमी पार्टी मजबूत होती है तो राजनीतिक तौर पर सबसे बड़ा खतरा वो सपा के लिए है, बसपा के लिए है या भाजपा के लिए है? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी का शासन है इस पर। हाँ। भारतीय जनता पार्टी से हम लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी कुव्यवस्थाओं, अव्यवस्थाओं और उत्तर प्रदेश की जो उन्होंने बदहाली की है। हाँ। जो आज कानून व्यवस्था की हालत है, 6 साल 8 साल 10 साल की बच्चियों का जो बलात्कार हो रहा है। हाँ। जो हाथरस कांड जैसा कांड हो रहा है कि 2 बजे रात में गरीब की बेटी को जबरन जला दिया जाता है, हम इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में, हम उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता 2022 के अंदर उनको उत्तर प्रदेश से हटाने का और उनका सफाया करने का काम। बहुत धन्यवाद संजय भाई, हिंदी खबर से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपकी जो राजनीतिक समझ बूझ है, आपका जो राजनीतिक रण कौशल है, उससे आपने पंचायत जो त्रिस्तरीय चुनाव हुए उसमें आम आदमी पार्टी को न सिर्फ एक बड़ी कामयाबी दिलाई है, और जो लोग कह रहे थे कि भाई ये पहला चुनाव है, चुनाव जीत के तो दिखाइए और उसके बाद बातें करिए, तो आपने चुनाव न सिर्फ जीता बल्कि बातें भी की हैं। आने वाले समय में जनता आपको कितना और प्यार देती है ये देखना अभी फिलहाल बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।